नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने जगह ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम एनवीरा प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं आपके बीएसटीसी के जितने भी पेपर हुए उनका सार लेके आए हैं। मोस्ट जो क्वेश्चन है वो निकाल कर आए हैं सॉल्यूशन के साथ में, और संभावित ये जो क्वेश्चन है हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको आगामी जो संभावित डेट बताई जाती है बीएसटीसी की 30/8/2020 के ऊपर ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये जो क्वेश्चन हम आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इनका जुड़ाव सीधा सा आपको बीएसटीसी पेपर पैटर्न में देखने को मिले। ये जो क्वेश्चन हमने छांट कर लाए हैं बीएसटीसी के जितने भी कैंडिडेट इस प्रतियोगिता को फाइट कर रहे हैं उनके लिए एक अमृत साबित होगा। ये जो क्वेश्चन है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम निकाल कर लेकर आए हैं, इनसे आपकी तैयारी जो है इसमें भी बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो शुरू करने जा रहे हैं एनवीरा प्लेटफॉर्म पर आपके पेपर सॉल्यूशन फॉर बीएसटीसी, और इसमें हमने जो सब्जेक्ट लिए हैं आपके वो है राजस्थान इतिहास, आर्ट एंड कल्चर। जितने भी सवाल आज हम सॉल्व कर रहे हैं उनमें राजस्थान इतिहास और आर्ट और कल्चर से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं आज अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो संभावित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के नजरिए से। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए निकल कर आ रहा है कि राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम, राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम, राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम किस शिलालेख में, किस शिलालेख में मिलते हैं। राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम हमें किस प्राचीन राजस्थान के शिलालेख के अंदर वर्णित देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और एक बार फिर हमने आपके सामने रखा है। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है, इसके 4 जो विकल्प निकल कर आ रहे हैं सामने आपके लिए। तो सबसे पहला जो अभिलेख सामने आ रहा है उसका नाम है गोसुंडी अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख। दूसरा जो विकल्प आपके लिए निकल कर सामने आ रहा है बी के रूप में जो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प आ रहा है आपके मानमौर्य शिलालेख, मानमौर्य शिलालेख। मानमौर्य का शिलालेख एक विकल्प के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ। नंबर 3। तीसरा सी जो क्वेश्चन के अंदर जो आपके बहु विकल्प बन के आया है उसका नाम है चित्तौड़ का शिलालेख, चित्तौड़ का शिलालेख। चित्तौड़ का शिलालेख एक विकल्प के रूप में आपके सामने रखा गया। अंतिम जो शिलालेख का विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है ऑप्शन डी के नजरिए से, वो है बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया का शिलालेख। क्वेश्चन एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम हमें किस शिलालेख में देखने को मिलते हैं। इन ऑप्शन में से आपको सही विकल्प चुनना है। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार आज से अनेक कंपटीशन के माध्यम से आपसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर सामने आ रहा है, सही सटीक आंसर जो निकल कर आ रहा है, जैसे विकल्प वापस बता रहा हूं। पहला गोसुंडी अभिलेख, दूसरा मानमौर्य शिलालेख, मानमौर्य जो मौर्य वंश का शासक, जैसे एक चित्रांगद मौर्य और दूसरा मानमौर्य, तीसरा चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, और चौथा और अंतिम जो है ये बिजोलिया का शिलालेख। इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन के लिए जो सही विकल्प आपके सामने निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बताया जाता है आपके बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख वह शिलालेख जिसमें राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा गया, जालोर का जलालाबाद, सिवाना का खेराबाद आदि जो नाम हमें देखने को मिलते हैं, विजयवली हैं,
चंद्रावती हैं, ये नगरों के प्राचीन नाम यह जो हैं हमें बिजोलिया के शिलालेख के अंदर देखने को मिलते हैं। बिजोलिया का शिलालेख जिसके अंदर राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर सॉल्यूशन जो फॉर बीएसटीसी के नजरिए से मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है वह किसके बारे में जानकारी पूछी जा सकती है आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री के नजरिए से। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह राजस्थान में प्रचलित सिक्कों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बना है वह यह है कि झालावाड़ रियासत से संबंधित सिक्का है। निम्न में से झालावाड़ रियासत से संबंधित सिक्का है। प्राचीन झालावाड़ में जो प्रचलित सिक्का राजपूताना रजवाड़े के समय जो सिक्का प्रचलित था, यह आपके विकल्प के माध्यम से इनका उत्तर देना है। जो सही विकल्प है उसको चुनना है, अपने जो आईक्यू है उसको चेक करना है साथियों। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से झालावाड़ रियासत से संबंध रखने वाला जो प्रमुख सिक्का बताया जाता है, इनमें सबसे पहला ए ऑप्शन आ रहा है आपके पद्मशाही सिक्के का नाम। बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन के लिए सामने आ रहा है वो है आपके गुमान शाही। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो आपके सामने प्रेजेंट है वह है आपके मदन शाही। और ऑप्शन डी जो आपके सामने निकल कर सामने आ रहा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए वह है आपके जाड़ शाही। कौन सा सिक्का? जाड़ शाही। सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो सिक्कों से संबंधित ब्रिटिश काल के अंदर एक सर्वेक्षण डायरेक्टर बैठाया गया था जो सिक्कों से संबंधित ही ऐतिहासिक जानकारी बटोर रहा था। उसका नाम बताया जाता है विलियम विल्फ्रेड केब ने 1893 ईस्वी के अंदर पुस्तक लिखी द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट राजपूताना। ये जो पुस्तक है इसमें विभिन्न जो सिक्के हैं इनका जो जिक्र है हमें पढ़ने को मिलता है। और एनवीरा प्लेटफॉर्म पर मैंने जो वीडियो बनाया है भारतीय इतिहास से संबंधित, इसमें मैंने राजस्थान के सिक्कों से संबंधित भी क्लास ली है। साथ ही मैंने राजस्थान के अलावा भारत के अंदर जो प्रचलित सिक्के बताए जाते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दी। तो दूसरा क्वेश्चन कि झालावाड़ रियासत से संबंधित जो सिक्का बताया जाता है, क्या वो पद्मशाही है, गुमान शाही है, मदन शाही है या जाड़ शाही सिक्का बताया जाता है? तो इसके अंदर जो प्रमुख आंसर आपके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है कि झालावाड़ रियासत के अंदर जो प्रचलित सिक्का बताया जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो झालावाड़ रियासत में जो प्रचलित सिक्का था उसे मदन शाही के नाम से जाना जाता है। मदन शाही के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ रियासत से संबंधित प्रशासक झालाबीदा बताया जाता है। कौन बताया जाता है? झालाबीदा बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो बताया जाता है मदन शाही। कौन सा ऑप्शन सही है आपके? ऑप्शन संख्या सी यह इस क्वेश्चन से सही विकल्प के तौर पर चुना गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका तीसरा क्वेश्चन बीएसटीसी पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से आपको जो बताया जा रहा है, जो संभावित क्वेश्चनों में से एक बताया जा रहा है, वो किस प्रकार आपके सामने आ रहा है, कहां से लिया गया क्वेश्चन है कि तीसरा जो क्वेश्चन है यह अपने राजस्थान की सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं से निकलकर सामने आ रहा है। क्वेश्चन संख्या 3। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि पत्थर का बांध व मछली पकड़ने के कांटे। पत्थर का बांध व मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे। पत्थर का बांध व मछली पकड़ने के कांटे राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? कांटे राजस्थान के किस
स्थल से प्राप्त हुए। क्वेश्चन है कि पत्थर का बांध व मछली पकड़ने के कांटे किस पूरा स्थल से संबंधित हैं। वो पूरा स्थल से ये पुरातत्वविदों को ये मिले हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक विकल्प निकल कर आ रहे हैं, 4 बहु विकल्प निकल कर आ रहे हैं, वह है पहला जो पुरातन स्थल है उसका नाम आ रहा है आपके गिलुंड, गिलुंड नंबर बी। दूसरा जो ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए निकल कर आ रहा है वह है आपके आहड़। तीसरा जो क्वेश्चन का जो विकल्प निकल कर आ रहा है वह बताया जाता है आपके जोधपुरा। और डी क्वेश्चन का जो विकल्प निकल कर आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है वो बताया जाता है आपके पहला, तीसरा जोधपुरा हो गया और अंतिम है आपके गणेश्वर। वापस एक बार विकल्प आपके सामने रख देता हूं। यह क्वेश्चन लिया गया राजस्थान की सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं से, जिसमें प्रश्न है कि पत्थर का बांध व मछली पकड़ने के कांटे राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। विकल्प 1 गिलोंड से, विकल्प बी आहड़ सभ्यता से, विकल्प सी जोधपुरा से और विकल्प डी जो है यह बताया गया है गणेश्वर। और साथियों इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर आपके सामने निकल कर आ रहा है वह बताया जाता है आपके डी गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता स्थल वह स्थल जहां से पत्थर का बांध व मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए बताया जाता है पुरातत्वविदों को। अगर क्वेश्चन पूछ ले इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि सिंधु घाटी सभ्यता में डक यार्ड कहां से मिला, तो नाम आता है लोथल का। तो 3 क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखते ही पता चल गया, जो तैयारी के साथ में रेगुलर जुड़े हुए उनको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से अपने को टू माइंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर बीएसटीसी जो आगामी आपके एग्जाम होने वाला है, इसके सॉल्यूशन के तौर पर एनवीरा प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट हुआ है। तो चौथा जो क्वेश्चन है यह भी चौथा क्वेश्चन सभ्यता से ही निकलकर सामने आ रहा है। क्वेश्चन है कि रूपारेल नदी के किनारे स्थित, रूपारेल नदी के किनारे, रूपारेल नदी के किनारे स्थित एक सभ्यता स्थल का नाम आ रहा है कि रूपारेल नदी के किनारे स्थित नौह सभ्यता किस जिले में स्थित है। नौह सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और इस क्वेश्चन के लिए जो विकल्प आपके सामने रखे जा रहे हैं उनमें सबसे पहला विकल्प आएगा आपके भरतपुर बी। दूसरा जो विकल्प इस क्वेश्चन के जरिए निकल कर आ रहा है यह है आपके जालोर। तीसरा जो विकल्प आ रहा है यह बताया जाता है आपके अलवर। चौथा और अंतिम विकल्प इस क्वेश्चन के लिए जो बताया जा रहा है आपके, यह बताया जा रहा है जयपुर। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि रूपारेल नदी के किनारे स्थित 9 सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। वापस ऑप्शन देख लेते हैं, भरतपुर, जालोर, अलवर और जयपुर। इनमें से जो सटीक आंसर आपके लिए निकलकर सामने आ रहा है, साथियों आप विश्वास कीजिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री जो हैं इनसे ये चुन चुन कर क्वेश्चन निकल गए हैं। कई बार अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर ये अपने लिए टेढ़ी खीर बना देते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन या इनसे संबंध रखने वाले क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन कर लिए हैं तो हो सकता है आपका जो पेपर होने वाला संभावित वो 101% चेस होगा। आगे बढ़ते हैं। रूपारेल नदी जो है इसके किनारे 9 सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित हैं। इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर निकल कर आ रहा है, आंसर है आपके ए आंसर बताया जाता है भरतपुर। भरतपुर जिसे डीग परगना कहते हैं, जल महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, एकमात्र जाट रियासत जो
सूरजमल जाट की याद दिलाती है भरतपुर रियासत, जहां का प्रसिद्ध जो लोहागढ़ का किला, मिट्टी का किला बताया जाता है। आंसर सही बताया जाता है भरतपुर। भरतपुर में बहने वाली नदी का नाम रूपारेल। अन्य क्वेश्चन देखें आप, रूपारेल। और इस नदी के किनारे जो 9 सभ्यता पनपी है वो कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित बताई जाती हैं। तो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन जो आपके लिए निकल कर आ रहा है पेपर सॉल्यूशन फॉर बीएसटी, जो आपके बीएसटीसी आगामी क्वेश्चन जो आपके पेपर होने वाला है, इसके लिए 5वां क्वेश्चन जो है आपके ये मंदिर निर्माण से संबंधित है। मंदिर के बारे में खासियत पूछी जा सकती है आपको। तो 5वां क्वेश्चन जो आपके लिए सामने आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन है ये। राजस्थान में मूर्ति रहित, राजस्थान में मूर्ति रहित, राजस्थान में मूर्ति रहित कैसा मंदिर? विभीषण मंदिर। राजस्थान में मूर्ति रहित विभीषण मंदिर किस जिले में स्थित है? विभीषण मंदिर किस जिले में स्थित है? जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूछे जाते हैं, उनसे संबंध रखने वाले स्टूडेंट भी इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपनी तैयारी के अंदर 100% 4 चांद लगा सकते हैं। वापस पुनः रिपीट कर देता हूं कि राजस्थान में वह मंदिर जिसमें विभीषण की मूर्ति रहित मंदिर जो देखा जाता है, मूर्ति नहीं है उस मंदिर के अंदर। अक्सर एक मंदिर की पहचान होती है उसकी मूर्ति जो गर्भगृह के अंदर स्थापित होती है, लेकिन एकमात्र मंदिर जिसमें मूर्ति स्थापित नहीं है लेकिन मंदिर वो आपके विभीषण का कहलाता है। यह कहां पर स्थित है? तो सबसे पहले जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है वो है आपके सिरोही, ऑप्शन बी। दूसरा जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपके कोटा। ऑप्शन सी जो निकल कर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपके उदयपुर। और ऑप्शन डी जो निकल कर आ रहा है इसका नाम करौली। इनमें से एक सही सटीक आंसर इस क्वेश्चन के माध्यम से आएगा। क्वेश्चन, राजस्थान में मूर्ति रहित विभीषण का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? इसके लिए जो सही सटीक आंसर आपका जो होने वाला है 4 विकल्पों के माध्यम से, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सही विकल्प चुना जाता है 5वें क्वेश्चन के लिए वो बताया जाता है आपके ऑप्शन संख्या बी, कोटा। कोटा में एकमात्र मंदिर जो मूर्ति रहित बताया जाता है और जिसे विभीषण का मंदिर भी कहा जाता है। ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बीएसटीसी के लिए पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से बनाए थे, इनका सॉल्यूशन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। 6ठा जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है वो राजस्थान के किलों से संबंधित है। राजस्थान का एक किला पूछा जा सकता है। हर एक क्वेश्चन जो आपके सामने रखा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन के अंदर ये कंपटीशन का हिस्सा जरूर बने थे। क्वेश्चन संख्या 6। 6ठा जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, खंडार का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खंडार का किला, खंडार का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खंडार का किला राजस्थान के किस किले के अंदर स्थित है? खंडार का किला इस किले का नाम पड़ा है। तो इस किले के लिए जो सही सटीक जो आपके जिला चुना गया है वो आपके बहु विकल्प के नजरिए से सामने आ रहा है। पहला जो विकल्प आपके सामने आ रहा है वो है आपके शेरगढ़। शेरगढ़ जो 12 में पड़ता है। दूसरा जो बी के माध्यम से जो विकल्प आपके सामने निकल कर आ रहा है वह है आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तीसरा जो विकल्प इस क्वेश्चन के जरिए आपके सामने रखा जा रहा है वह है आपके झालावाड़। और इस क्वेश्चन के लिए अंतिम जो विकल्प आपके सामने पहुंचाया जा रहा है वह है आपके पाली। वापस पुनः रिपीट एक बार क्वेश्चन, खंडार का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए आप, शेरगढ़ 12, सवाई माधोपुर, झालावाड़ या पाली।
इनमें जो सही सटीक अपना जो आंसर निकल कर आ रहा है क्वेश्चन संख्या 6 के लिए जो आंसर बताया जा रहा है वह बताया जाता है ऑप्शन बी इज क्लियर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में यह किला बताया जाता है और माधो सिंह जी ने सवाई माधोपुर को बसाया था। अब माधो सिंह जी किस वंश से संबंध रखने वाले थे? तो माधो सिंह जी राठौड़ वंश से संबंध रखने वाले थे और ये मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र बताए जाते हैं जिन्होंने सवाई माधोपुर को बसाया था। ऑप्शन क्लियर हो गए, अपने को अपना सही विकल्प मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7। सातवां जो क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इसमें भूकंप से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 7, सातवां जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफी यंत्र। राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफी संयंत्र किस जिले में राजस्थान का पहला सिस्मोग्राफी संयंत्र जो भूकंप रोगी तो तरंगे हैं उसका पता लगाते हैं, जैसे तरंग एल है, तरंग एस है, इसके बारे में जानकारी जो अपने को जब हम ज्योग्राफी की क्लास लेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफी संयंत्र किस जिले में लगाया गया? स्वाभाविक सी बात है, ये जो विकल्प आपके आ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो बना है ये भूकंप से संबंधित बना है। भूकंप को मापने का जो संयंत्र है, भूकंप की जो तरंगे हैं उनकी तीव्रता को मापने वाला यंत्र है आपकी सिस्मोग्राफी, और इसका जो सही निदान विकल्प के माध्यम से निकल कर आ रहा है क्वेश्चन संख्या 7 के लिए। तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है आपके नागौर, ऑप्शन संख्या बी। दूसरा जो ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए निकल कर आ रहा है जयपुर। तीसरा जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए जो सिस्मोग्राफी संयंत्र से संबंधित क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो आ रहा है आपके अजमेर, और अजमेर के बाद में ऑप्शन डी बताया जा रहा है आपके उदयपुर। क्वेश्चन संख्या 7 पुनः एक बार रिपीट कर लेता हूं कि राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफी संयंत्र किस जिले के अंदर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी बताया जाता है आपके उदयपुर। और इस क्वेश्चन के लिए जो सही विकल्प चुनकर आपके सामने रखा जा रहा है ऑप्शन संख्या, आंसर जो बन रहा है अपने लिए ऑप्शन सी, नाम अजमेर। अजमेर में राजस्थान का पहला सिस्मोग्राफी संयंत्र स्थापित किया गया था। भूकंप की जो तरंगे हैं उनको मापने का संयंत्र स्थापित किया गया था। अजमेर जो है इसको 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज के द्वारा स्थापित किया गया, बसाया गया था। और इसका प्रारंभिक नाम हमें जो देखने को मिलता है अजय मेरू देखने को मिलता है। अजय मेरू या अजमेर जो है, यहाँ जो प्रसिद्ध दुर्ग है इसे तारागढ़ का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी हमें यहाँ पर प्रसिद्ध जो रोमांचक स्थल, प्राचीन स्थल है उनमें से एक देखने को मिलता है। साथ ही अंधा सागर झील भी यहाँ जो टूरिस्ट पॉइंट बताया जाता है। तो अजमेर के बारे में संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी ले ली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8। 8वां जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है पेपर सॉल्यूशन फॉर बीएसटीसी। 8वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री जो है इनका सार निकाल कर हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। 8वां जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यह मेले से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लक्ष्मी नारायण झूला, लक्ष्मी नारायण झूला मेला, लक्ष्मी नारायण झूला मेला कहां भरता है? लक्ष्मी नारायण झूला जो मेला जिस नाम से प्रसिद्ध है यह राजस्थान में कहां भरता है? जो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं इस मेले के लिए। राजस्थान में बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है, पहला विकल्प है आपके नागौर,
विकल्प बी। दूसरा जो विकल्प इस क्वेश्चन के लिए निकल कर आ रहा है वो है आपके आमेर, विकल्प सी। तीसरा जो क्वेश्चन के माध्यम से जो विकल्प निकल कर आ रहा है आपके पुष्कर, पुष्कर। ऑप्शन संख्या सी जो पुष्कर बताया जा रहा है, और ऑप्शन डी जो बताया जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपके मानासर, मानासर। विकल्प वापस एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं, नागौर, आमेर, पुष्कर और मानसर। क्वेश्चन लक्ष्मी नारायण झूला मेला कहां पर भरता है, ये आपके लिए क्वेश्चन था। तो इसका सही जो विकल्प सामने निकल कर आ रहा है, आंसर निकल कर जो आपके सामने आ रहा है, आंसर ए, आंसर ए। लक्ष्मी नारायण झूला मेला जो है यह नागौर में भरता है। कहां पर भरता है? नागौर में मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ अगर पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन किस जिले के अंदर किया जाता है, तो भी विकल्प आपके नागौर ही हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9। नम्मा जो क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है, नम्मा क्वेश्चन, तो ये राजपूताने के इतिहास से संबंध रखने वाला क्वेश्चन है और इसमें एक यज्ञ का जिक्र किया गया। क्वेश्चन संख्या 9। नौवां जो क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है कि रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान द्वारा किस यज्ञ का, हमीर देव चौहान द्वारा किस यज्ञ का आयोजन करवाया गया? शासक हमीर देव चौहान के द्वारा अपने शासन काल में किस यज्ञ का आयोजन करवाया गया था, यह विकल्प के माध्यम से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो विकल्प इस क्वेश्चन के लिए निकल कर आ रहा है वह विकल्प है आपके कोटि यजन्य यज्ञ, कोटि यजन्य यज्ञ, विकल्प बी। दूसरा जो विकल्प इस क्वेश्चन के नजरिए से सामने आ रहा है वो है आपके अश्वमेघ यज्ञ, ऑप्शन सी। सी जो ऑप्शन बताया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए करिरिष्ट यज्ञ, और ऑप्शन डी जो बताया जाता है उस यज्ञ का नाम अग्निष्ठोम यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान द्वारा किस यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। विकल्प वापस आपके सामने रख रहा हूं। पहला विकल्प जो है यह है आपके कोटि यजन्य यज्ञ, दूसरा जो विकल्प है अश्वमेघ यज्ञ, तीसरा जो विकल्प है करिरिष्ट यज्ञ, चौथा और अंतिम जो विकल्प है यह है अग्निष्ठोम यज्ञ। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम संक्षिप्त सी जानकारी ले लेते हैं हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान जो वाक पटुता के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, अपने वचनों के लिए जाने जाते हैं। इनके संबंध में इतिहासकारों ने लिखा है, सिंह शवन शतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि अगर हमीर ने हट पकड़ ली है कोई काम के लिए तो उसे संपूर्ण पूर्ण करके ही वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में रुकेगा। तो हमीर देव चौहान के द्वारा जो आयोजन करवाया गया यज्ञ, इस क्वेश्चन के अंदर जो सही सटीक जो आंसर निकल कर सामने आता है इस क्वेश्चन का, वह बताया जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो बताया जाता है यह है कोटि यजन्य यज्ञ। कोटि यजन्य यज्ञ का वर्णन हमीर देव चौहान से संबंध बताने वाला बताते हैं राजस्थान के इतिहासकार। हमीरो सर्ग, हमीर मान मर्दन, वैसे बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमें इनके बारे में देखने को मिलते हैं। जब हम जालोर का इतिहास पढ़ेंगे तो इनकी जितनी भी बची हुई जानकारी है वो जरूर हम आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट था जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन के माध्यम से रखा है, विकल्प के माध्यम से रखा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर सॉल्यूशन फॉर BSTC, क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है आपके क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन
10वां जो क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है, 10वां जो क्वेश्चन बताया जा रहा है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 10 के बारे में। बिजोलिया जो है, बिजोलिया का प्राचीन नाम था। बिजोलिया जो क्षेत्र बताया जाता है मेवाड़ रियासत का एक अंग बताया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन भी प्रसिद्ध रहा जो भूप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। विजय सिंह पथिक जिसका दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है। लाग बाग और अनेक अमानुषिक अत्याचारों के खिलाफ ये किसान आंदोलन हुआ। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम हमें क्या देखने को मिलता है? तो बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या, इनमें से जो सही देखने को मिलता है तो पहला जो विकल्प आपके सामने आ रहा है उपकेश पाटन, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन के लिए दूसरा जो विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है रामनगर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिजोलिया का प्राचीन नाम के लिए जो विकल्प आ रहा है ऑप्शन सी के माध्यम से नाम है देवलिया। और ऑप्शन डी जो सामने निकल कर आ रहा है विजयावल्ली, विजयावल्ली। क्वेश्चन वापस पुनः रिपीट कर देते हैं कि बिजोलिया का प्राचीन नाम हमें शिलालेखों में क्या पढ़ने को मिलता है? संभावित जो ये प्राचीन नाम हमें देखने को मिलते हैं ये बिजोलिया शिलालेख में ही देखने को मिलते हैं। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम इन ऑप्शन के माध्यम से जो सही सटीक आंसर क्या उपकेश पाटन था, क्या रामनगर था, क्या देवलिया था या विजयवल्ली बताया जाता है। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम जो देखने को मिलता है साथियों वो बताया जाता है विजयावल्ली। विजयावल्ली बिजोलिया का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है शिलालेखों के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है राजस्थानी साहित्य से निकल कर आ रहा है। एक रचना का नाम बताया जा रहा है और उस रचनाकार का नाम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से प्रेजेंट करना है। 11वां क्वेश्चन जो है राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी साहित्य टाबरारी बाता के रचनाकार। राजस्थानी साहित्य टाबरा की बाता के रचनाकार कौन बताया जाता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और इस क्वेश्चन के लिए जो सही विकल्प आपके सामने निकल कर आ रहा है, इस क्वेश्चन के लिए जो 11वां क्वेश्चन आपके सामने आया है इसमें सबसे पहला जो विकल्प आ रहा है वो है आपके मुरलीधर व्यास, विकल्प बी। राजस्थानी साहित्य में टाबरारी बाता नामक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। विकल्प बी जो आपके लिए बन रहा है यह बताया जाता है रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। ऑप्शन सी जो प्रमुख साहित्यकार का नाम निकलकर आपके सामने रखा जा रहा है जो इस 11वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कल्याण सिंह। और अंतिम जो विकल्प आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए नाम है आपके शिवचंद्र भरतिया। वापस क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थानी साहित्य टाबरा की बाता नामक एक जो ग्रंथ है इसके प्रमुख रचनाकार का नाम अपने को बताना था। तो ऑप्शन बता देता हूं मुरलीधर व्यास, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, कल्याण सिंह या शिवचंद्र भरतिया नामक इनमें से जो सही विकल्प आपके इस क्वेश्चन का जो बताया जाता है, क्वेश्चन जो आपसे 11वां पूछा गया था इसमें जो सही विकल्प अपने सामने आ रहा है वह बताया जाता है ऑप्शन बी इज क्लियर, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जो हैं जिन्होंने राजस्थानी साहित्य में अदम्य प्रयास किया है और नाम भी कमाया है, इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और यह जो क्वेश्चन है इसका सही सटीक आंसर रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जिसने ग्रंथ लिखा टाबरारी बाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12वां जो क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है
इसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर या फिर हिस्ट्री से ये क्वेश्चन जो है ये पुट हुआ, तो इसमें भी आपके ये राजस्थानी साहित्य से ही निकलने वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 12वां जो क्वेश्चन बताया जा रहा है कि राजस्थानी साहित्य में या राजस्थानी साहित्य पिरोड़ में कुत्ती ब्याई, पिरोड़ में कुत्ती ब्याई रचना के रचनाकार हैं। राजस्थानी साहित्य में पिरोड़ में कुत्ती ब्याई रचना के प्रमुख जो रचनाकार हमें देखने को मिलते हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही सटीक एक आंसर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य में एक रचना पिरोड़ में कुत्ती ब्याई रचना के प्रमुख रचनाकार कौन बताए जाते हैं, इन विकल्पों के माध्यम से अपने को इसका सही सटीक आंसर ढूंढना है। तो पहला जो विकल्प आ रहा है आपके डॉक्टर मनोहर शर्मा, डॉक्टर मनोहर शर्मा पहला विकल्प इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा जो विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से वो है सौभाग्य सिंह शेखावत, सौभाग्य सिंह शेखावत विकल्प सी। इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी बन रहा है वह है अन्नाराम, इन्हें सुदामा कहकर भी बुलाया जाता है, अन्नाराम सुदामा। और अंतिम जो विकल्प इस क्वेश्चन के लिए बन रहा है वो विकल्प बन रहा है आपके वेदनाथ पंवार। क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि राजस्थानी साहित्य में एक रचना पिरोड़ में कुत्ती ब्याई रचना के प्रसिद्ध रचनाकार जो बताए जाते हैं, इन विकल्पों के माध्यम से आपको अपना सही सटीक आंसर देना है। पहला विकल्प मनोहर शर्मा, सौभाग्य सिंह शेखावत, अन्नाराम सुदामा या वेदनाथ पंवार, इनमें से एक विकल्प जो सही और सटीक विकल्प इसके लिए निकल कर सामने आ रहे हैं। आपके क्वेश्चन संख्या 12 के लिए जो सही सटीक विकल्प बताया जाता है वह है आपके ऑप्शन सी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। रचनाकार का नाम बताया जाता है अन्नाराम सुदामा जो रचनाकार का नाम बताया जाता है जिन्होंने ग्रंथ लिखा है पिरोड़ में कुत्ती ब्याई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13वां जो क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है पेपर सॉल्यूशन फॉर बीएसटीसी की जो ये क्लास निकल कर आई है अपने लिए, जो आगे संभावित क्वेश्चन बताया जा रहा है 30 अगस्त को इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 जो निकल कर सामने आ रहा है क्वेश्चन, ये राजस्थान की चित्रकला से संबंध रखने वाला क्वेश्चन बताया जाता है कि राजस्थान के चित्रकला में राजस्थान की चित्रकला में किस शैली, आप इसे उपशैली भी कह सकते हैं, किस शैली या उपशैली में महिला चित्रकार का जिक्र मिलता है? महिला चित्रकार का जिक्र हमें देखने को मिलता है जब हम राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं, जिसके अंदर जो प्रमुख रूप से शैलियाँ बताई जाती है, जैसे मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जो शैलियाँ बताई जाती हैं। राजस्थान की टोटल ऑल ओवर चित्रकला की जो शैलियाँ हैं, इनमें से वह कौन सी शैली है जिसमें एक महिला चित्रकार का नाम हमें देखने को मिलता है? तो इनमें जो बहुविकल्प अपने लिए इस क्वेश्चन के लिए बन रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 13वां, इसमें जो शैली का नाम आता है, पहला ऑप्शन नागौरी शैली, ऑप्शन बी। दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है आपके कोटा शैली। तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने निकल कर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वह है आपके आमेर शैली।
चौथा और अंतिम जो ऑप्शन निकलकर सामने आ रहा है वह है आपके अजमेर शैली। कैसे शैली? अजमेर शैली। अब इन विकल्पों के माध्यम से जो सही सटीक जो आंसर निकलकर सामने आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वह बताया जाता है ऑप्शन डी इज क्लियर। अजमेर शैली। कौन सी शैली? अजमेर शैली चित्रकला के नजरिए से वह शैली थी जिसके अंदर एक महिला चित्रकार का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। और अगर महिला चित्रकार का नाम पूछ ले साथियों तो नाम बताया जाता है साहिबा। क्या नाम देखने को मिलता है? साहिबा उस चित्रकार का नाम हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो 14वां जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपके लिए, जो बीएसटीसी के संभावित पेपर पैटर्न के लिए हमने बनाया है, तो 14वां जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, 14वां क्वेश्चन जो है ये राजस्थान के संत संप्रदाय से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से प्रेजेंट है कि राजस्थान के किस संत ने राजस्थान के किस संत के उपदेश, राजस्थान का वह संत जिसके उपदेश राजस्थान के किस संत के उपदेश जो हैं अणभे वाणी में संकलित है। राजस्थान का वो संत बताना है जिसकी जो उपदेश बताए जाते हैं वह अणभे वाणी जो रचना है इसमें संकलित किए गए हैं। उस संत का आपको नाम ढूंढना है इन विकल्प के अंदर। तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है संत रामचरण जी। संत रामचरण जी, पहला ऑप्शन संत रामचरण जी। दूसरा जो विकल्प आपके सामने आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वह है रज्जब जी महाराज। रज्जब जी महाराज। तीसरा जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वह है आपके चरणदास जी। डी अंतिम जो विकल्प इस क्वेश्चन के लिए निकल कर आ रहा है संत का नाम है हरि रामदास। हरि रामदास। वापस पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं कि राजस्थान के किस संत के उपदेश ग्रंथ अणभे वाणी में संकलित हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन आपके लिए सही सटीक बताया जाता है और सही सटीक जो आंसर बताया जाता है इस क्वेश्चन के लिए वह बताया जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो संत महात्मा का नाम आया है संत रामचरण जी। संत रामचरण जी की जो उपदेश हैं वह अणभे वाणी ग्रंथ में संकलित बताए जाते हैं। हमने पूर्ण प्रयास किया है कि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन उठाएं जो आपके लिए बेस्ट पेपर सॉल्यूशन फॉर बीएसटीसी साबित होगा। ऐसा हमें विश्वास है और आशा करते हैं कि आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल के माध्यम से अपनी जो संपूर्ण तैयारी है उसमें 4 चांद लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 15वां जो क्वेश्चन है अपने लिए निकलकर जो सामने आ रहा है इसमें एक मेले से संबंधित क्वेश्चन ये आपके सामने निकल कर आ रहा है कि एक मेले का आयोजन कब किया जाता है। 15वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अनेक तरीकों से इस प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट हुआ है ये क्वेश्चन 15वां कि विश्व प्रसिद्ध खेजड़ली वृक्ष मेला भरता है। विश्व प्रसिद्ध खेजड़ली वृक्ष मेला भरता है। विश्व प्रसिद्ध एकमात्र वृक्ष मेला जिसे खेजड़ली वृक्ष मेला कहा जाता है, यह मेला भरता है। इस क्वेश्चन का जो सही तरीका है कि ये मेला कब भरता है, कहाँ भरता है, तो खेजड़ली में भरता है। खेजड़ली जोधपुर बाईपास पर पड़ता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समुदाय रहता है जिसे 20+9 विश्नोई के नाम से जाना जाता है। प्रश्न इस प्रश्न का एक नज़रिया है कि विश्व प्रसिद्ध खेजड़ली वृक्ष मेला कब भरता है।
मेला भरता है, ये क्वेश्चन का माध्यम है। वापस अब हम इसके विकल्पों के माध्यम के बात कर लेते हैं। तो पहला विकल्प है आपके फाल्गुन अमावस्या, विकल्प बी इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा जो विकल्प सामने आ रहा है आपके भाद्रपद शुक्ल बीज, भाद्रपद शुक्ल बीज, ऑप्शन सी। तीसरा जो विकल्प आ रहा है चैत्र शुक्ल 11, चैत्र शुक्ल 11, और जो ऑप्शन डी निकलकर सामने आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये 4 विकल्प आपके सामने मैंने रख दिए इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन विश्व प्रसिद्ध खेजड़ली जो वृक्ष मेला भरता है, इसका सही सटीक जो आंसर बताया जाता है, ये बताया जाता है आपके ऑप्शन डी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला भरता है। और इसकी ऐतिहासिक जानकारी मैं बता देता हूँ कि खेजड़ली मारवाड़ रियासत का एक गांव था। खेजड़ली में खेजड़ी वृक्ष की बहुतायत के कारण ये प्रसिद्ध हुआ। और जब मारवाड़ के जोधपुर यानी जोदाना का जो किला बना, जिसे मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है, शासक का नाम बताया जाता है अभय सिंह। अभय सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसकी किलेबंदी यानी दीवार बनवाने के लिए जो चूना पकाने का कार्य है, चूना पकाया जाता था खेजड़ी की लकड़ी से। और खेजड़ी की बहुतायत मात्रा देखते हुए खेजड़ी में अपने सैनिक भेजे गए खेजड़ी की लकड़ी लाने के लिए। और उस विकल्प में उसके दौरान यह घटना घटी है, जिसके बाद में यह वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16वां। प्रश्न 16वां जो निकलकर आपके सामने आ रहा है वह राजस्थान की 1857 की क्रांति से निकलकर सामने आ रहा है। क्वेश्चन 16 राजस्थान की 1857 की क्रांति से निकलने वाला एक क्वेश्चन है कि राजस्थान की 1857 की क्रांति का राजस्थान की 1857 ईस्वी की क्रांति, राजस्थान की 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व, राजस्थान की 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है जयदयाल व मेहराब खां ने किया। उस रियासत का नाम, ये छावनी का नाम बताना है अपने को। नेतृत्व जयदयाल व मेहराब खां ने किया। और इनसे संबंधित जो छावनी हमें देखने को मिलती हैं, इसका आपको सही आंसर देना है। विकल्प इस क्वेश्चन के लिए जो निकल कर सामने आ रहे हैं, जो 1857 की क्रांति से लिए गए, तो पहली छावनी का नाम है नीमच छावनी। कौन सी छावनी? नीमच की छावनी, ऑप्शन बी। दूसरा जो विकल्प सामने निकल कर आ रहा है मेरठ छावनी, मेरठ छावनी। तीसरा जो विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है वह है आपके, जो विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है तीसरा, कोटा छावनी। और अंतिम जो डी विकल्प है वह है आपके उदयपुर। क्वेश्चन वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि राजस्थान की 1857 की क्रांति, जिसमें 2 प्रमुख नेतृत्वकर्ता बताया जाता है जयदयाल और मेहराब खां, का संबंध किस छावनी से बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सही सटीक आंसर अपने लिए सामने निकल कर आता है उसे सी, कोटा के नाम से जाना जाता था, जो जन विद्रोह था। कोटा का जो 1857 की क्रांति का जो क्षेत्रीय छावनी का जो विद्रोह है, इसे जन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बाद में दोनों
नेतृत्वकर्ता जयदयाल और मेहराब खां को पकड़ लिया गया, इन्हें फांसी की सजा हुई है। अगर पूछ ले कि कोटा की जो छावनी है यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन बताया जाता है, तो नाम बताया जाता है कैप्टन बर्टन के नाम से इसे जाना जाता है। 16 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन जो है ये राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के किस चैप्टर से लिया गया। 17वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के ये प्रजामंडलों से क्वेश्चन आया है। प्रश्न संख्या 17वां, प्रश्न संख्या 17वां जो आपने लिए सामने निकल कर आया है कि राजस्थान के धौलपुर प्रजामंडल, राजस्थान के धौलपुर, राजस्थान के धौलपुर प्रजामंडल, राजस्थान के धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? की स्थापना किसने की? राजस्थान के धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 4 विकल्प और उनमें से एक सही सटीक आंसर आपका निकलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक जो विकल्प अपने लिए बनते हैं, पहला जो विकल्प है वह है आपके कांतिलाल, विकल्प बी। दूसरा जो विकल्प आपके सामने आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वह है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ऑप्शन सी जो ऑप्शन इस क्वेश्चन के माध्यम से सामने आ रहा है ये बताया जा रहा है आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के बाद में गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। और इस क्वेश्चन के लिए अंतिम जो विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है वह है आपके हरि नारायण, हरि नारायण। सही बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में कि राजस्थान के धौलपुर रियासत के प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो प्रजामंडल की जो स्थापना है यह राजा और अंग्रेजों के बीच में जो मित्रता पनपी है उसको खत्म करने और राजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये पूछा गया कि धौलपुर प्रजामंडल के प्रमुख स्थापनाकर्ता कौन थे, इसकी स्थापना किसने की है? और इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर निकल कर सामने आ रहा है ऑप्शन बी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जो व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान के धौलपुर प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन 18वां जो क्वेश्चन आपके लिए जो निकल कर आ रहा है वह आपके एक राजवंश से संबंध रखने वाला क्वेश्चन संख्या 18वां, प्रश्न 18वां जो क्वेश्चन है राजस्थान के एक वंश के संस्थापक या वंश के स्थापनाकर्ता के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नाडोल चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक था। नाडोल चौहान वंश, नाडोल चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक था। नाडोल चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक किसे बताया जाता है? और यह जो नाडोल का चौहान वंश बताया जाता है इसके 2 संस्थापक बताए जाते हैं। एक की जानकारी हमें जीर्ण शीर्ण अवस्था में और एक वास्तविक जो संस्थापक है उसकी फुल डिटेल ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। अब नाडोल चौहान वंश का जो वास्तविक संस्थापक है इसके जो प्रमुख विकल्प आपके सामने रखे जा रहे हैं, पहला विकल्प है आपके कीर्तिपाल, ऑप्शन बी। दूसरा जो विकल्प आपके सामने आ रहा है अलहण, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन आपके सामने निकल कर आ रहा है वह है आपके शातलदे, शातलदे। और ऑप्शन डी जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वह बताया जाता है आपके शातलदे के बाद में अगला जो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है नाडोल चौहान वंश का जो संस्थापक है उसका नाम चोचिंग देव,
चौचिंग देव। बात कर लेते हैं नाडोल के चौहान वंश के बारे में। अब नाडोल का जो चौहान वंश है इसकी जानकारी हमें मकराना शिलालेख में पढ़ने को मिलती है। मकराना का जो शिलालेख 1118 ईस्वी का, इसमें हमें चौहान वंश की फुल डिटेल ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है। इसमें संस्थापक का नाम तो अल्हड़ आता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो हमें देखने को मिलता है वह बताया जाता है ऑप्शन ए, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल। अब मकराना शिलालेख के अंदर जो 1118 ईस्वी के अंदर लिखा गया, इसमें कीर्तिपाल को बताया गया कि तू एक महान राजा और शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है कीर्तिपाल को, जो नाडोल चौहान वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चौहानों की सोनगरा शाखा यहाँ पर स्थापित थी और नाडोल के अंदर जो चौहानों की कुल देवी, जिसे आशापुरा माता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या 18वां जो प्रश्न आपके लिए निकल कर आ रहा है। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें राजस्थानी साहित्य से लिया गया क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य जो बताया जा रहा है, राजस्थानी साहित्य जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थानी साहित्य के गद्य व पद्य का मिश्रित रूप कहलाता है। राजस्थानी साहित्य में गद्य और पद्य का मिश्रित रूप कहलाता है। राजस्थानी साहित्य का गद्य पद्य दोनों में रचित जो रूप कहलाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन के माध्यम से इसका सही सटीक जो आंसर है हमें देना है। तो इसके अंदर पहला जो विकल्प आ रहा है वो है दवावेत, ऑप्शन बी। दूसरा जो इस क्वेश्चन के लिए जो विकल्प सामने आ रहा है वो है आपके हियाली, ऑप्शन सी जो ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बताया जा रहा है वो है आपके चरचरी, और ऑप्शन डी ऑप्शन बताया जाता है धमाल। क्या बताया जाता है? धमाल। तो राजस्थानी साहित्य में गद्य पद्य का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन था आपके विकल्प दवावेत, हियाली, चरचरी और धमाल। और इस क्वेश्चन का जो सही सटीक जो आंसर अपने लिए निकलकर सामने आता है राजस्थानी साहित्य के लिए, वह बताया जाता है आपके, जो वापस पुनः रिपीट कर देता हूं कि राजस्थानी साहित्य में गद्य पद्य का मिश्रित रूप क्या किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थानी साहित्य में गद्य पद्य का जो मिश्रित रूप है यह दवावेत के नाम से जाना जाता है। दवावेत के नाम से इसे जाना जाता है। 18 क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन जो है ये किस रूप में अपने सामने प्रस्तुत हो रहा है? तो ये क्वेश्चन आ रहा है आपके जनजातियों से संबंध रखने वाला क्वेश्चन 19वां जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है यह जनजातियों से संबंध रखने वाला क्वेश्चन है। जनजातियों में मीणा जनजाति का कुल देवता है। मीणा जनजाति का कुल देवता, मीणा जनजाति का कुल देवता बताया जाता है, कुल का देव बताया जाता है, आराध्य देव हमें देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो विकल्प है इनके माध्यम से इसका सही सटीक आंसर आपको देना है। जो सही सटीक जो इसके विकल्प जो बताया जाता है मीणा जनजाति का कुल देवता, इसमें पहला जो विकल्प है केसरिया नाथ, पहला विकल्प। विकल्प संख्या बी जो विकल्प देखने को मिलता है मीणा जनजाति के लिए वह है आपके बूझ देवता। विकल्प सी जो हमें देखने को मिलता है तेजाजी महाराज, और विकल्प डी जो आपके सम्मुख रखा जा रहा है इस क्वेश्चन पैटर्न से वह बताया जाता है भूरिया बाबा। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं कि मीणा जनजाति का कुल देवता कहलाता है केसरिया नाथ, बूझ देवता,
तेजाजी महाराज या भूरिया बाबा। इस क्वेश्चन का जो सही सटीक जो आंसर देखने को मिलता है कुल देवता मीणा जनजाति का, उसे बूझ देवता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज क्लियर, बूझ देवता, बूझ देवता के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे बात करते हैं अपना अंतिम जो क्वेश्चन आपके लिए जो पेपर पैटर्न बनाया गया था एनवीरा प्लेटफॉर्म पर। यह जो क्वेश्चन है यह राजस्थान इतिहास आर्ट एंड कल्चर के जिस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम कि राजस्थान के नृत्य हैं उनसे संबंध रखने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह नृत्य, क्वेश्चन 20, राजस्थान का वह नृत्य, राजस्थान का वह नृत्य जो नई फसल पकने व होली पर किया जाता है, वह नृत्य जो नई फसल पकने व होली पर किया जाता है, होली पर किया जाता है। राजस्थान का वह नृत्य जो नई फसल पकने या होली के अवसर पर किया जाता है, उस नृत्य का नाम आपको छांट कर लिखना है। तो पहला ऑप्शन नृत्य के लिए मावलिया नृत्य, ऑप्शन बी। दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है वह नृत्य का नाम है बम रशिया। तीसरा जो नृत्य का ऑप्शन आपके सामने निकल कर आ रहा है उस नृत्य का नाम है आपके कूद नृत्य। अंतिम जो नृत्य का विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है ऑप्शन डी के माध्यम से, उसका नाम है वालर नृत्य। क्या नाम? वालर नृत्य। पहला विकल्प मावलिया, दूसरा बम रसिया, तीसरा कूद नृत्य और चौथा और अंतिम वालर नृत्य। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही सटीक जो आंसर हमें देखने को मिलता है वह है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज क्लियर। क्वेश्चन का जो सही सटीक जो नृत्य हमें देखने को मिलता है वह है आपके बम रसिया। कौन सा नृत्य? बम रसिया। ये किस क्षेत्र का जो नृत्य बताया जाता है? तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर बम रसिया नृत्य किया जाता है, जो फसल पकने या फिर होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो साथियों हमने पेपर सॉल्यूशन फॉर बीएसटीसी के लिए अपना जो संपूर्ण साहस था वो पूर्ण किया है और आगामी क्लासों के अंदर आगामी जो वीडियोज हैं उसके अंदर भी आपके बीएसटीसी से संबंधित जो पेपर पैटर्न है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ये जो क्लास बनी है आप जरूर इसे देखें, जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।